तो मेष राशि वालों के लिए पर्टिकुलर 2026 कैसा रहने वाला है? मैं कहूँगा अगर किसी राशि के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर साल ये जाने वाला है तो मेष राशि वाले लोग ही हैं। अच्छा। इनकी शनि की 7.5 जस्ट स्टार्ट हुई है अभी। मेष राशि वाले को बहुत काम मिलने वाला है, अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे चेंज होने वाले हैं, जैसे जॉब स्विच वगैरह की अगर ये सोच रहे हैं या खुद का बिजनेस करने की सोच जी। रहे हैं तो दिस ईयर इज़ फॉर यू। यहाँ पे बस आप घर में मत बैठना, घर से बाहर ज़रूर कर्म निकलना करने हैं। और आपके पास ऐसे काम आएँगे जो आप कहोगे यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक? वही काम आपको करना है। आपको मना नहीं करना है इस डाउट नहीं साल। लाना अपने ऊपर। आपको ना नहीं कहनी है इस साल, ठीक है? इस साल आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी खूब होंगे और फॉरेन से अपॉर्च्युनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आएँगे। ओके। दोस्त यार उतने नहीं बनेंगे और जो बनेंगे वो एक्चुअली टाइम वेस्ट कराने वाले ज़्यादा बनेंगे तो आपके। दूर ही रहें। तो उनसे दोस्त यारों से दूर रहें। ये साल टोटली फ़ोकस करिए अपने करियर पर, ओके। अपने काम पर क्योंकि यही चाहता है शनि आपसे इस साल, मेष राशि वालों से यही चीज़ें चाहता है। इस साल ये लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे जो आज तक इन्होंने सोची नहीं थी कि मैं भी कभी पढ़ूँगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, रीकी हीलिंग, टैरो कार्ड्स, अपने आप से इंटरेस्ट आ जाएगा। साधना, तंत्र, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों में एक केतु क्योंकि इनकी सिंह राशि में बैठा हुआ है ना 5वें घर में आ हाँ। गया है, तो मेष राशि वाले नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। न्यूनेस आएगी, पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पे अच्छे दिखाई देते हैं। हेल्थ वाइज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आएगा, इनके चेहरे पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके। फेस में पिंपल्स, एक्ने या फेस में पिगमेंटेशन के इश्यूज़ ये फ़ील करेंगे। पैरों का दर्द होगा, ठीक है? अच्छा। ख़ास तौर पे काफ एरिया और आपकी जो फीट है, पैरों का दर्द मेष राशि को रहेगा। और रही बात लव रिलेशन की तो जो विवाह के योग हो गए हैं, उनके अच्छे शादी के योग बनने वाले हैं अगर आप मेष राशि के हैं, ठीक है? अच्छा। आपका घर बड़ा होने वाला है। बड़े घर में या 2 बीएचके में या प्रॉपर्टी लोगे या रेनोवेट करोगे या घर में नए फर्नीचर आने वाले हैं आपके। कुछ इस न्यू करेंगे। यस, तो मेष राशि के लिए इज़ अ गुड ईयर, ये अच्छा साल है। अब आप चाहो तो आप मेष राशि और यही साल आप अपना बड़ा बोगस भी बना सकते हो। कैसे? अच्छा। कोई नई काम नहीं करूँगा, कोई नई चीज़ नहीं करूँगा, जो चल रहा है बस उतना ही करूँगा, वो भी बेकार तरीके से करूँगा, तो जितना था उतना भी ये साल ले जाएगा। मैंने क्या कहा? प्लैनेट्स आपके सामने सिचुएशंस डालेंगे। आप पॉजिटिव कितना और अच्छा नेगेटिव। खेलते हो, आप कितने अच्छे प्लेयर हो, ये आप पे डिसाइड करता है। आप करेक्ट। इसीलिए लोग हॉरोस्कोप और कुंडलियाँ पढ़ते भी हैं। यही असली रीज़न होता है कि मुझे किस तरह का अपना माइंडसेट बदलना है। देखिए, जो आपने जैसा माइंडसेट रख लिया ना, आप वही रोटी खाने वाले हो। बिल्कुल। आपने जैसा दुनिया को देखा, सोचा, आप बस वैसे ही बनने वाले हो। आज से 5 साल पहले जो सोचते थे आप अपने बारे में, आज वही हो, ठीक है? करेक्ट। आज जो सोचते हो वही आगे जाकर बनोगे, ठीक बिल्कुल। है? मेष राशि वालों को थोड़ा विजुअलाइज़ेशन करना चाहिए, ठीक है? मैनिफेस्ट। मैं कहूँगा हाँ, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है। रात में सोने जा रहे हो आप, तो आप थोड़ा-सा ऐसे सोचो कि वो परफेक्ट दिन आपका कैसा होगा। आप ओके। कैसा अपना एक परफेक्ट डे चाहते हो कि सुबह कितने और उसको विजुअलाइज़ करो। राहु आपके 11th हाउस में है। आप जो विजुअलाइज़ करोगे वो सब सच हो जाएगा इस साल। अब बस फालतू की चीज़ विजुअलाइज़ मत करने लग जाना कि अंबानी जी गोद ले लें आकर मुझे, आनंद का छोटा भाई बना दें मुझको आकर, ठीक है? ये सब नहीं करना आपको विजुअलाइज़। बिल्कुल। प्रैक्टिकल चीज़ें आप विजुअलाइज़ करेंगे जी। और हर रात करिए, हर रात करिए, हर रात। मेष राशि वाले रात में जो सोचकर इस साल सोएँगे, वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोचो कि क्या-क्या सोच के सो रहे हो आप रात में, ठीक है? वही आने वाला है लाइफ़ में। तो ओके। मेष राशि वालों के लिए इस तरह से थीम जा रहा है। हेल्थ वाइज़ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? स्टमक का ध्यान रखेंगे, पेट का और हड्डियों का दर्द थोड़ा बहुत सता सकता है, बैक एक एंड ऑल। बट कोई ऐसे अब बड़ी बीमारी हो तो पैसा पर्टिकुलर इन पे आने वाला है। पैसा आने वाला है। टिकेगा? पर पैसा कैसे आएगा? टिकेगा? न्यूनेस और नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो आ रही हैं, जिसको लेकर आप बिल्कुल तैयार नहीं हो, घबरा रहे हो, बस उसी के लिए हाँ बोल दो कि मैं करूँगा। कैसे करूँगा नहीं पता पर करूँगा। नहीं ठीक है? टिकेगा, ये बहाना बना के निकल टिकेगा, जाएगा। टिकेगा। ये पैसा आएगा, टिकेगा और आप इसको बस इन्वेस्ट करते रहना गोल्ड और ओके। सिल्वर में। और मेष वाला कोई जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकता है? जिस अब पहले तो आपको ये समझना होगा कि सारे मेष राशि वालों की शादी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता। कुंडली के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि आपका विवाह डिले क्यों हो रहा है या लेट क्यों हो रहा है। जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, जी। तो जैसे ये किसी की कुंडली हो सकती है, जी। ठीक है? अब इस कुंडली में आप देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है, हमने देख ही लिया। जी। इसमें मैरिज वाला हाउस हमें देखना है। तो ओके। हम सब जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, सबका जो मैरिज हाउस है वो ये वाला होता है, दिस वन। 7। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मैरिज। किसी बिज़नेस का हाउस भी होता है, पार्टनरशिप का हाउस भी होता है। अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ 7th हाउस में कोई भी नंबर लिखा हो। जैसे ओके। किसी का यहाँ पर 8 लिखा होगा, किसी का 9 लिखा होगा, किसी का 12, किसी का 3, किसी का 4। तो ये किसके नंबर है? राशियों। ये राशियों के नंबर है, ठीक है? राशियों से ये पता चल जाता है कि इस घर का मालिक कौन है। अच्छा। जैसे कुछ लोग घर के बाहर नाम नहीं लिखवा देते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है? या फिर अपने भाई का और पिताजी का नाम लिखवा देते हैं, उससे पता चल जाता है कि घर ओनर किसका कौन है? ओनर कौन है। ऐसे ही जो राशियाँ लिखी होती है, इससे पता चल जाता है कि मालिक कौन है। अब जैसे मान लेते हैं अनमोल, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 4 नंबर राशि का लॉर्ड कौन-सा प्लैनेट होता है। कर्क। तो आपको पता चलेगा 4 नंबर का मालिक है मून, चंद्रमा। ऐसे अगर किसी का 7वें घर में 9 नंबर लिखा होता तो मालिक हो जाते जुपिटर, ओके। ठीक है? गुरुदेव इसके मालिक हो जाते। अब आपके सवाल पे वापस आते हैं जी। कि शादी हो नहीं रही है, शादी डिले हो रही है। डिले कराने के लिए सबसे बड़ा कारण शनि होता है, ओके। ठीक है? अब शनि आपकी कुंडली में अगर यहाँ बैठे हैं,
तो सातवें घर को डायरेक्टली दृष्टि डाल रहे हैं। ओके। अगर वो यहाँ बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि से सातवें घर को देख रहे हैं। अगर यहाँ बैठे हैं तो अपनी 10वीं दृष्टि से सातवें घर को देख रहे हैं। ये 3 ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें मैरिज डिले होती है, लेट हो जाती है। अगर यहाँ पे किसी का सेटन है, सैटर्न बैठा हुआ है। एक पोजीशन और होती है जो मैंने ही फाइंड आउट करी है, शनि अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो भी मैरिज डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस रिचुअल्स का, मांगलिक कार्य का, पूजा का, परंपरा का ये होता है, और शादियों में हमारे यही सब होता है। बिल्कुल। सो ये कुछ 4 शनि की पोजीशंस हैं जिसमें आमतौर पे मैरिज डिले हो जाती है। इन 4 में भी अगर आप पूछोगे सबसे खतरनाक कौन सी है, तो ये 2 मैं कहूँगा। ओके। सैटर्न इन 10th हाउस, सैटर्न इन 5th हाउस, ये 2 ऐसी पोजीशन है जो विवाह को देर कराती हैं, लेट कराती हैं। पर क्या इतना ही होता है? इससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर देखिए, वो राशि को समझिए और उसका मालिक देख लीजिए। अगर ये मालिक प्लेनेट शनि के कब्जे में आ गया, कब्जे में इन द सेंस, कब्जे में आ गया मतलब शनि ने देख लिया, शनि के साथ बैठ गया, ठीक है, तो भी शादी डिले करा देगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 8 नंबर लिखा है, मालिक कौन हो जाएंगे 8 नंबर से? मंगल हो जाएंगे। अब मान लो किसी की कुंडली में शनि बैठा तो यहाँ पे था, पर मंगल के साथ बैठा था। तो क्या हुआ? विवाह के मालिक के साथ शनि बैठ गए, तो शनि कहेंगे आओ इधर कोपचे में, ठीक है, और डिले होगा। शनि अपना फल देने लगेगा, रिजल्ट देने लगेगा। मान लेते हैं शनि यहाँ बैठा था और मंगल यहाँ बैठ जाता, तो शनि अपने से 3 घर आगे देखते हैं। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसे आप कहते हो ना शनि की दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ठीक है। बस एंटी क्लॉकवाइज जहां प्लेनेट बैठा वहीं से काउंट करना है। तो जैसे 1, 2 और ये रहा 3 जी, तो मंगल को देख लिया तो 7वें घर के मालिक को देख लिया, तो लेट हो जाएगा। शनि यहाँ बैठे थे, मंगल यहाँ बैठ जाते तो एकदम डायरेक्ट देख लिया, तो भी मैरिज में डिले का कारण बनता है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा था शनि की जी। ये नॉर्मल शनि है। शनि का एक उग्र रूप भी है, और शनि का उग्र रूप बहुत उग्र होता है, ठीक। एक तो वैसे ही दुख का ग्रह है, दुख दर्द पीड़ा देना इसका काम है, ठीक है, देरी कराना इसका काम है, ये नॉर्मल शनि है। लेकिन अगर यही शनि वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, ठीक है, इंग्लिश में रेट्रोग्रेड, हिंदी में वक्री हो जाए, कोई भी प्लेनेट जो रेट्रोग्रेड हो जाता है, आपने शब्द बार बार सुना होगा, शनि हो रहे हैं वक्री, शनि हो रहे हैं रेट्रोग्रेड, वो 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। यानी कि अब अनमोल के 6 पैक्स क्या 8 पैक्स आ गए हैं, ठीक है, मस्त बाइसेप बन गई है, ठीक है, जॉ लाइन आ गई है शार्प। अब वो इतना पावरफुल हो गया कि पहले एक घुसा मारता था तो 10 न्यूटन का लगता था, अब 30 न्यूटन का उसका घुसा लग रहा है मुझे। तो सैटर्न इतना पावरफुल हो गया। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपकी कुंडली में शनि के ऊपर या तो स्टार बना होगा ऐसे, या फिर आर लिखा होगा, और हिंदी की कुंडली है तो वाह लिखा होगा। ओके, ये तो आपको अपने कुंडली में पता चल जाएगा मेरा वक्री है कि मेरा नॉर्मल शनि है। ओके, ठीक है। तो अब वही पोजीशंस हम एक बार फिर बनाते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था कि डिले करा सकता है आपकी शादी। अब ये इतना डिले कराएगा कि आप थक जाओगे कि मेरी शादी भैया होगी भी कि मैं उम्मीद ही छोड़ दूं। ओके, ठीक है। नॉर्मल शनि अमूमन 32 से 34 साल डिले कराता है, मतलब आपकी शादी 32 से 34 में हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है। लेकिन वक्री शनि 40-45 तक खींच ले जाता है आपको, इतना लेट करा देता है शादी में। तो ये शनि भगवान है, इसीलिए इनकी पूजा और डोनेशन कराया जाता है। अच्छा, शनि को फिर काम डाउन, अब मान लो किसी कुंडली में आ गया तो शनि को काम डाउन कैसे कराया जाएगा? तो शनि को काम डाउन करने के लिए गुरु का सहारा लिया जाता है। तो गुरु बचाएं तो कौन गिराए। तो जब आपके हाथ में गुरु का साथ होता है ना, जैसे अर्जुन महाभारत क्यों जीते? क्योंकि उनके गुरु साक्षात श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो जब गुरु बचाए तो कौन गिराए। तो अगर ये शनि जुपिटर के साथ बैठ जाए, जुपिटर की राशि में बैठ जाए, तो चीजें डाउन हो जाए। तब आप मेरी बातों से रिलेट नहीं करोगे। ओके, तब आप कहोगे कि मेरा तो हो गया इस पोजीशन के होने के बावजूद भी। 7वें घर में शनि भी देख रहे थे लेकिन गुरु भी देख रहे थे, तो वो माइनस हो गई उसकी एनर्जी। तो जहाँ पे बीच में जुपिटर आ गया, तो हर ग्रह के साथ जुपिटर आ जाए, मतलब कि मतलब जो हमें नेगेटिव ग्रह हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उसके साथ जुपिटर आके बैठ जाए या जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तो वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको शनि की 3 दृष्टियां बताई, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ऐसे गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। ओके, तो अलग अलग है, ठीक है। प्लेनेट जहां बैठा है उस हाउस से काउंटिंग शुरू होगी और एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शनि बैठे थे किसी के, तो 7वीं दृष्टि से देख रहे थे उसके मैरिज हाउस को, लेकिन उसका जुपिटर यहाँ बैठ गया। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से उसने देख लिया। अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए। ओके, अब आपकी शादी बहुत डिले नहीं होगी, वो जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पर। तो गुरुदेव बचा लेंगे आपको, तो आप लकी हो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे शनि यहाँ बैठा है पर गुरु की राशि में बैठा है, 9 नंबर राशि गुरु की होती, तो आगे गुरु का घर आ गया। ये राशि है घर की नेम प्लेट, ठीक है, जो कि बता रहे घर किसका है। जैसे मैं आपके घर आऊं, आप किसी के घर जाओ, मेरे घर आओ, तो इस घर के कुछ नियम है जो मानने पड़ेंगे कि भैया जूता बाहर निकाल के आना, ठीक है, मंदिर के सामने थोड़ा नमस्कार कर लो। तो गुरु का घर है, 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर भी गुरु का ही घर है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी मेलो डाउन हो जाती है, थोड़ी शांत हो जाती है। ओके, अगर इसमें एक क्वेश्चन पंडित जी और लिया जाए
प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि लेडीज में दिक्कत आती है कि भाई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है या गर्भवती नहीं हो पा रही, तो वो उसमें क्या चार्ट Okay. का योग बनता है? तो जो मैं पहली प्रेगनेंसी की बात करता हूँ, ठीक है, हाँ। क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग अलग हाउसेस से देखी Okay. जाती है। तो जैसे ये कुंडली है आपकी, ये है आपका 5वां घर, दिस इज योर फर्स्ट चाइल्ड। ओके 7वां घर सेकंड चाइल्ड, 9वां घर थर्ड चाइल्ड। ओके आजकल लोग 2 ही बच्चे कर रहे हैं, तो पहला ये 5वां और 7वां घर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके ठीक है, अब आपको देखना है कि 5वें घर में मंगल, राहु, शनि या केतु, ओके इनमें से किसी का प्रभाव अगर आ रहा है, चाहे वो बैठ जाएं, क्या दृष्टि? चाहे वो दृष्टि डाल दें। Okay. ठीक है, हम हर ग्रह की दृष्टि का एक चार्ट लगा देंगे यहाँ पे, तो सबको पता चल बिल्कुल। जाएगा। जैसे वैसे याद करना बहुत आसान है, राहु, केतु, जुपिटर, इन तीनों की 5, 7, 9, ओके शनि की 3, 7, 10, मंगल की 4, 7, 8। ओके ठीक है, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है तो मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में मंगल यहाँ देख रहा है, जी। तो मंगल ने 7वीं दृष्टि से 5वें घर देखा संतान का। अब सी सेक्शन से बेबी आएगा, अच्छा डॉक्टर की हेल्प से बेबी आएगा, मिसकैरेज और अबॉर्शन के ये योग बना देगा। मंगल सर्जरी है, मंगल और केतु ये दोनों फायर हैं, फायरी प्लेनेट हैं, और मेलेफिक बोले जाते हैं ज्योतिष में, ओके कि मतलब परेशान करने वाले, दुख देने वाले। तो मंगल खून खराबा इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये आपके संतान के भाव को देख रहा है, तो बेबी आपके सी सेक्शन वगैरह से, मेडिकल हेल्प, IVF की वगैरह से आएगा। ओके ठीक है, अब मंगल यहाँ से देख सकता है संतान के घर को, यहाँ से देख सकता है, खुद बैठ सकता है वहाँ पे, और यहाँ से भी देख सकता है। तो ये मंगल की पोजीशंस हैं अगर आपके चार्ट में, तो बेबी में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। ओके ठीक है, इसके बाद मैंने कहा शनि, बेबी हो नहीं रहा है, मैं भी हेल्दी, मेरी वाइफ भी हेल्दी है, फिर भी बेबी नहीं हो रहा है, हाँ, डिले। जी। जैसे ही शब्द डिले आए, आपको एक ही प्लेनेट याद रखना है, शनि। शनि। तो तो अब उनकी दृष्टि आ रही है या वो साथ तो में बिल्कुल, बैठे हैं? अब आपसे ज्ञात एस्ट्रोलॉजर बन गए आप। ठीक है, तो शनि यहाँ से देख लिया, जी शनि यहाँ बैठे थे, तो यहाँ से उनकी 10वीं दृष्टि आई, यहाँ से 7वीं दृष्टि आई, यहाँ से तीसरी दृष्टि आई, या खुद भी बैठ गए शनि यहाँ पे, कोई भी पोजीशन हो इसमें, तो ये डिले कराएगा। डिनायल नहीं, मतलब बेबी आएगा आपके पास, पर अब वो थोड़ा डिले से आएगा। डिले से आप 28 साल की उम्र में शायद प्लान कर रहे हैं, वो 30-32 में आएगा। तो अगर हम इसमें शादी वाला पार्ट भी अगर हम जोड़ दें, किसी की शादी भी डिले हो रही है Yes. और बच्चे के लिए दृष्टि आ रही है या उसमें भी शनिदेव बैठे हैं, तो दोनों चीजें कंबाइन होके आगे रिजल्ट देती हैं। देखिए, अगर आप शादी डिले हो रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बेबी भी डिले ही होगा। हाँ। तो दोनों नहीं गुण सर, आज मिलते की हैं। जनरेशन में तो ठीक बहुत है? कुछ अलग चल रहा है ना चीजें। आप पता नहीं किस जनरेशन में रह रहे हो। ठीक है, मैं तो अभी सब लोगों के साथ हम रहता जेन जी की बात करूँ अगर मैं इसमें तो हूं। ठीक है, वो अलग अलग लोगों की अलग हाँ। अलग लाइफ है। तो होता क्या है कि आपको हस्बैंड में मिलेगा मैरिज वाला डिले, वाइफ में मिलेगा प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम, या वाइफ में डिले मैरिज का मिला, हस्बैंड में प्रेगनेंसी में इश्यूज आएंगे, वो मिलता है। ठीक है, तो दोनों चार्ट में मिले, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ आए। ओके ठीक है, इसलिए दोनों के प्रोमिसेस फुलफिल हो गए। ऐसा आपको देख कटता कुछ नहीं है, कुंडली में जो लिखा है होगा सब कुछ। काटना बचाना गुरुदेव का काम है, जुपिटर का काम है, वो बचा सकते हैं। जैसे मैंने मंगल बोला, मंगल के साथ गुरुदेव बैठ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अच्छा ठीक है, बहुत कम इश्यूज आएंगे आपको। एक चीज मैं आजकल मैंने बड़ी नोटिस करी जी। है, आजकल क्या हो रहा है ना, जो बच्चे एक तो बोलना लेट शुरू कर रहे हैं, ऑटिज्म और ADHD जैसे कुछ इश्यूज हैं जो बच्चों में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में तो उसको डिटेक्ट करने की अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है, पर जो इंडियंस हैं और US कनाडा में चले गए हैं रहने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए रहने, NRI हम जिन्हें जी। कहते हैं, उनके बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है कि ऑटिज्म हो गया है। वो Correct. एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, उसमें अलग अलग लेवल के होते हैं, या ADHD जैसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं बच्चों को देखने, ये मिल रहा है। इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि बुद्ध की गड़बड़ी है। ओके बच्चे के चार्ट में नहीं है, मम्मी या पापा के चार्ट में है। इसलिए वो इतने प्रॉब्लम आ रही और है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे बुद्ध का सबसे बड़ा शत्रु मंगल है, ओके तो अगर मान लो पिता की कुंडली में या माता की कुंडली में आपको मंगल के साथ बुद्ध मिल रहा हो, किसी भी हाउस में मिल सकता है, यहाँ तो मैंने सेकंड हाउस में लिखा है, जी किसी भी हाउस में मिल सकता है। मान लेते हैं ये एक लेडी का चार्ट है, तो इसके भी मिसकैरेज अबॉर्शन होंगे, इसकी मम्मी के भी मिसकैरेज अबॉर्शन हुए होंगे, यानी बच्चे की नानी के। ओके तो पहले नानी के हुए, फिर बेटी के हुए, और बेटी का जो बच्चा होगा मुश्किलों से आएगा, और आने के बाद उसको भगवान न करे पर ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, या उस बोलना लेट शुरू कर रहा है, थोड़ा लर्निंग उसकी स्लो है, और या फिर ऑटिज्म या ADHD। पर जुपिटर आएगा तो बच भी जाओगे आप। Okay. लेकिन मैंने इसको बहुत लागू होते हुए देखा है लोगों के चार्ट पे कई बार। ये साथ में, अच्छा मान लो किसी हस्बैंड के चार्ट में है, हाँ. तो क्या, तो भी उसकी वाइफ के मिसकैरेज होंगे और उसकी मम्मी के भी हुए होंगे, उनकी भी कहानी होगी, नानी जी की भी। और इसका बहुत सिंपल रेमेडी है कि डोनेट वाटर। नानी जी को, बच्चे को नहीं करना, नानी जी का जो एक हम कहेंगे एक कर्स बोलना ठीक नहीं होगा, जो चला आ रहा है फैमिली में बच्चों के इशू में, सो वो उनको भी पानी वहाँ से डोनेट माइनस करना हो है जाएगा वो। पब्लिक स्पेस पे, और मम्मी को भी करना है, तो बेटा या बच्ची जो है वो ठीक होने लग जाती है। ओके बाकी डॉक्टर जो कहे वो आपको फॉलो करना चाहिए, वो आपको मानना चाहिए। ठीक है, कुंडली में एक कॉन्सेप्ट होता है अनमोल जी। कि कोई भी प्लेनेट अगर 5वें पे बैठा है तो एक्चुअली में 7 में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मार्स है, जी यहाँ पे मरकुरी बैठ जाए, तो ये 5वें पे बैठा है। ओके आप गिनो 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन भी जो मैंने अभी तक बातें बोली उन्हें ट्रिगर कर सकती है। ठीक है, या 9वें पे बैठा है, तो ये जैसे यहाँ 5 हुआ था, 6 7 8 9,
तो ये भी इन सारी चीज़ों को बेबी में ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। ओके। फिर एक केतु होता है। केतु का काम डिटैचमेंट का है, दूर करना। हाँ, दूर करना, अलग करना, सेपरेट करना। तो अगर आपके 5वें घर में केतु बैठा है, पहला तो इंटेलिजेंट बच्चा है। अच्छा। आपका जो संतान है बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, और आपको बचपन में ही लग जाएगा ये औरों से हटकर है। लेकिन अब क्योंकि डिटैचमेंट होना है संतान के साथ, तो या तो संतान डिले हो रही, आ नहीं रही आपके पास, या फिर कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है तो बेबी किसी एक पेरेंट के साथ चला जाता है, ओके। बच्चा आपसे दूर चला गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा था, अच्छे से रहा आपके साथ, पूरा जिंदगी उसने काटी, जवानी अपनी काटी, लेकिन बहुत कम उम्र में वो स्कूल चला गया पढ़ने, बाहर या चला कॉलेज गया। चला गया पढ़ने, और फिर वहीं पढ़ा, फिर उसने वहीं वहीं छोड़ सेटल के हो गया। वहीं सेटल हो गया, दूर चला गया, पर प्यार मोहब्बत सारा सब कुछ, सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ है आपके साथ। ओके। तो कई सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। इसके लिए हम D7 चार्ट देखते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि किस ओके। वजह से जाएगा, जी। पर एक ये प्रॉमिस केतु में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके। राहु आया तो राहु बेबी में बहुत दिक्कत तो नहीं करता, मैं कहूँगा। बस या तो आप किसी माउंटेन में चढ़कर आओगे, पहाड़ों पे कहीं से होकर आओगे, या किसी की मैरिज में घूम कर आओगे, किसी मांगलिक कार्य के आयोजन में हस्बैंड और वाइफ होकर आएंगे, तब कंसीव करेंगे, ठीक है। तो राहु 5वें घर में इस तरह से कंसीव कराता है, तब कंसेप्शन स्टार्ट होता है। तो राहु डिले या डिनाइल को यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करता है, पर हाँ एक चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि मान लेते हैं किसी माता की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठा है, ये हद प्यार करेगी अपने बच्चे को, ठीक है, मतलब कि गर्म हवा ना लग जाए, ठीक है, इस बार प्रोटेक्टिव। बहुत बहुत अटैचमेंट होता है, ठीक है। और जिनका केतु बैठा है किसी माता का या पिता का, तो ये अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं पर जता नहीं पाते, ओके। दिखा नहीं पाते। जैसे पापा होते ना, फादर एक ऐसा रिश्ता है, पिताजी का एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि जिसको जितनी वैल्यू मिलनी थी, जितना प्रेम मिलना था, वो मिलता नहीं है। ज्योतिष में हम सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य एक निर्दयी राजा है, ठीक है। तो पिताजी को कहीं ना कई बार आपके लिए हार्ड या हार्श बनना पड़ता है, ताकि आप इस दुनिया के प्रपंचों के लिए रेडी हो पाओ, तैयार हो पाओ। पर उस पूरे फेज में वो प्यार जताना, प्यार दिखाना बहुत भूल से जाते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं। तो केतु जब 5वें घर में किसी फादर के बैठता है, तो बहुत प्यार करता है एक्चुअली में अपने बच्चे से, पर वो शायद वो कभी बता नहीं पाएगा, ना जता पाएगा, ठीक है। और उसके बच्चे को या संतान को लगता रहेगा कि पापा तो बस डांटते हैं, या पापा तो दूर दूर रहते हैं, पापा वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो कई बार हमको ये भी समझना चाहिए, बाद में समझ आता है सर फिर। आता है बाद में। इस जो स्वर्ग और नरक है ना अनमोल, इसी धरती पर है, कहीं और नहीं है। आपने जितना कुछ किया है उसी का नरक भी यहीं पे भोग कर जाओगे अपनी जिंदगी में, और स्वर्ग भी यहीं भोग कर जाओ। कहीं ऊपर जाके कोई बाइफरकेशन नहीं होने, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, वो सब मूवीज में है, सारा स्वर्ग नरक आपका यहीं पर।